ऑडियो क्रमांक 3, पुस्तक का नाम राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी, पहली स्त्री सत्याग्रही। जैसा आरंभ में लिखा जा चुका है, जब दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने हिंदू मुसलमानों के विवाह को गैरकानूनी बनाकर उनकी स्त्रियों को पत्नी के बजाय रखेल कहने का निश्चय किया, तो गांधी जी ने उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया और उसमें स्त्रियों को शामिल करना उन्होंने आवश्यक समझा। पर यह एक खतरनाक काम था। जेलों का वातावरण दूषित होता है और वहाँ का व्यवहार भी अपमानजनक जैसा ही होता है। इसलिए घर के भीतर रहने वाली और तरह तरह के छुआछूत और शुद्ध अशुद्ध के जंजालों में फंसी हिंदू स्त्रियां यदि जेल जीवन में घबरा कर 2-4 दिन में ही माफ़ी मांगकर चली आवे, तो इसमें समस्त सत्याग्रह आंदोलन की बड़ी बदनामी और हानि थी। यद्यपि गांधी जी ने बातों ही बातों में इसकी चर्चा बा से कर दी, पर उन्होंने यह स्पष्ट आग्रह कभी नहीं किया कि वे सत्याग्रह करके अवश्य जेल जाएं। इसके बजाय उन्होंने अन्य बहनों से इसके लिए पूछा। उन सब ने अपनी रजामंदी बतलाई और कहा कि चाहे जितना भी कष्ट सहन करना पड़े, हम लोग जेल की सज़ा पूरी करके आएंगी। बा ने जब ये बात सुनी तो उनको कुछ बुरा लगा और उन्होंने गांधी जी से कहा, मुझसे आप जेल जाने को क्यों नहीं कहते? मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिससे मैं जेल न जा सकूं? गांधी जी ने उत्तर दिया, मैं न तो तुमको कभी दुखी कर सकता हूँ, न तुम्हारे ऊपर अविश्वास कर सकता हूँ। तुम्हारे जेल जाने से तो मुझे बड़ा संतोष होगा, पर यदि मेरे मन में यह ख्याल बना रहे कि तुम मेरी आज्ञा पालन करके जेल गई हो, तो यह मुझे बुरा जान पड़ेगा। ऐसे काम सबको अपनी हिम्मत से ही करने चाहिए। तुम जेल में जाकर जेल के कष्टों से ऊब जाओ तो यह मुझे कैसा अच्छा लगेगा। बा बोली, मैं हार मानकर जेल से बाहर चली आऊं तो मुझे अपने पास मत रहने देना। मेरे बच्चे तक सह सके आप सब सहन करते रहे और मैं अकेली ही उसे न सह सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? मुझे इस सत्याग्रह की लड़ाई में भाग लेना ही होगा। जेल में जाकर बा ने बहुत कष्ट सहन किए। वहाँ का अशुद्ध ढंग से बनाया और गंदे बर्तनों में रखा भोजन तो वे खा ही कैसे सकती थी। इसलिए जेल में पहुंचकर उन्हें भूखा ही रहना पड़ा। 5 दिन के बाद सरकार झुकी और उनको फल देने की आज्ञा दी, पर केवल 3 केले, 4 प्रून्स, 2 टमाटर और 2 नींबू मिलते थे। इस प्रकार 3 महीना तक जेल के भीतर बा को आधा पेट ही रहना पड़ा। इसलिए जेल की सज़ा पूरी करके जब वे बाहर आई तो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। उस समय सब कोई उनको देखकर शोकाकुल हो गए। अफ्रीका के गोरे जैसे विदेशी और विधर्मी लोगों की जेल में एक धार्मिक विचारों की हिंदू स्त्री का रहना वास्तव में बड़ा कठिन था, पर बा ने साहस करके सब संकटों को सहन कर लिया। यह एक ऐसा आदर्श था जिससे हम सब बहनें लाभ उठा सकती हैं। बा की परिश्रमशीलता। बा का जीवन आरंभ से ही परिश्रम करने का रहा था। गांधी जी सदा से ही बड़ी देख रेख और जांच पड़ताल करने वाले पति थे। यह कस्तूरबा की निरालस्यता और सेवापरायणता का ही परिणाम था कि वह उनकी पसंद का कार्य करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। इसलिए वे रात को चाहे जल्दी सो गई हों या देर से, 3 बजे प्रार्थना होने के समय अवश्य जग जाती थी। गांधी जी तो प्रार्थना समाप्त हो जाने पर फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते थे, पर बा उसी समय से उनके स्नान के लिए पानी गर्म करने और जलपान के लिए शहद या वैसी ही कोई चीज़ तैयार करने में लग जाती थी। वैसे अन्य अनेक व्यक्ति गांधी जी की किसी प्रकार की सेवा करने को इच्छुक रहते थे, पर बा जानती थी कि गांधी जी जिस प्रकार प्रत्येक विषय में गहरी छानबीन करते रहते हैं, उसे देखते हुए अन्य लोगों के कार्य में कोई त्रुटि निकाल आना बहुत संभव है। इसलिए अगर किसी के आग्रह करने पर
बा दूसरों को कोई काम करने का मौका दे भी देती थीं तो भी बराबर वह निरीक्षण करती रहती कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। खासकर बर्तनों की सफाई की तरफ उनका बहुत ध्यान रहता था। जब वे देखती कि किसी लड़की के मजे हुए बर्तनों में कुछ कमी रह गई है तो वह स्वयं उनको पूरी तरह साफ कर डालती थी। वे प्रातःकाल से ही दिन भर किस प्रकार व्यस्त रहती थी, इसका वर्णन करते हुए एक आश्रमवासी ने लिखा है, बापू सवेरे लगभग 7 बजे घूमने निकलते। उस समय बा अपने स्नान आदि कामों से निपट लेती और पूजा पाठ पर बैठ जाती। लगभग 1 घंटा गीता जी और तुलसी रामायण का पाठ करती। इसके बाद वे रसोई घर में पहुंच जाती और वहां सब ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं इसका पता एक निगाह में ही लगा लेती। कोई खाद्य सामग्री खुली पड़ी हो, शाक या फल बिगड़ने की हालत में हो तो वह तुरंत उनको ठीक करने लगती। वे बहुत स्पष्ट वक्ता थी, इसलिए जिनको जो कहना होता साफ साफ कह देती। मुंह से हाँ हाँ करने और अंगीकृत काम को भली भांति न करने वालों से बा बड़ी नाराज रहा करती। इसलिए नए आए हुए लोगों को कभी कभी बा की बात बुरी भी लग जाती। वे प्रत्येक वस्तु को ठीक जगह सफाई से रखना पसंद करती थी और जो कुछ गिरा या पड़ा देखती उसे अपने हाथों से ठीक करने लग जाती। अगर कभी किसी के नाराज होने की चर्चा गांधी जी के पास पहुंचती तो वे कहते, अगर बा के पास थोड़ा बहुत कड़वा नीम है तो मीठी मिश्री तो बहुत ज्यादा है। गांधी जी का भोजन बा स्वयं ही तैयार करती थी। अगर कोई और बनाने लगता तो पास ही खड़ी हुई देखती रहती कि हर एक चीज ठीक बन रही है या नहीं। वे भोजन बनाने में बहुत निपुण थी और गांधी जी की रुचि के अनुकूल खाद्य पदार्थ बनाने का पूरा ध्यान रखती थी। भोजन की घंटी बजने पर वे सब मेहमानों को समय पर भोजन परोसकर स्वयं भी गांधी जी के पास ही खाने बैठ जाती। उस समय भी उनको एक आंख तो बापू की तरफ ही रहती। एक मक्खी को भी आते देखती तो उनका बायां हाथ तुरंत पंखे को संभाल लेता। भोजन समाप्त होने पर वे बापू के साथ उनके कमरे में आती। वे अखबार पढ़ने लगते तो बा उनके तलवों में मालिश करने लगती। जब उनकी आंखें लग जाती तो वह भी उठकर अपने कमरे में आती और 15-20 मिनट के लिए लेट जाती। उसके बाद उठकर अखबार पढ़ने लग जाती। यद्यपि बा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो भी अखबारों के जरिए देश की हालत का पता रखती थी। वह हरिजन बंधु को इसलिए पूरा पढ़ डालती कि विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में गांधी जी के विचारों का पता चलता रहे। अखबारों में दुनिया की मुसीबतों और तकलीफों का हाल पढ़कर बा को बहुत दुख होता। महायुद्ध का हाल पढ़कर वे कहने लगती, क्या यह लड़ाई दुनिया का तबाह करके ही बंद होगी? बंगाल के भीषण अकाल की खबरें पढ़कर बा ने आगा खां महल के जेल खाने से एक पत्र में लिखा, बंगाल के समाचार पढ़कर तो दिल फटता है, वहां तो आसमान ही फट पड़ा है, न जाने ईश्वर क्या करने वाला है। पढ़ने की हार्दिक आकांक्षा। बचपन में तो बा को किसी ने पढ़ाया नहीं, पर बड़ी उम्र में वातावरण बदल जाने पर उनको पढ़ने का शौक हो गया था। हर रोज आधा घंटा 1 घंटा वे किसी न किसी के पास कुछ न कुछ पढ़ा ही करती थी। राष्ट्रभाषा होने के ख्याल से हिंदी का अभ्यास वे प्रायः किया करती थी। कभी किसी की मदद से तुलसी रामायण पढ़ती और कभी गीता का अभ्यास करती। अपनी आयु के अंतिम वर्षों में आगा खान महल में कैद रहते हुए वे गांधी जी से गीता जी के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीख। इन दोनों 75-75 वर्ष के आयु के शिक्षक और विद्यार्थी का दृश्य देखते ही बनता था। बा जो कुछ सीखना शुरू करती थी बड़ी श्रद्धा के साथ सीखती और इतनी उम्र हो जाने पर भी एक विनम्र विद्यार्थी की तरह पढ़ने को बैठती। उन्हें कुछ लिखने को दिया जाता तो उसे भी वे छोटे विद्यार्थी जिस प्रकार अपना सबक तैयार करके लाते हैं उसी तरह दूसरे दिन लिख कर लाती। लिखने में कितनी ही अधिक गलतियां क्यों न हुई उन्हें सुधार कर दोबारा लिखने में वे कभी उकताती न थी।
बा के अंग्रेजी सीखने का वर्णन भी बड़ा मनोरंजक है। यह तो कहा ही जा चुका है कि आरंभ में वे कुछ पढ़ी लिखी न थी, पर जब गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका गई तो वहाँ उनको लाचार होकर अंग्रेजी ही सुनना और बोलना पड़ा। उन्होंने दूसरों से सुनकर कुछ शब्द याद कर लिए थे और उन्हीं को बोलकर अपना भाव प्रकट कर देती थी। कुछ समय बाद गांधी जी के सहकारी मिस्टर पोलक की पत्नी भी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित फिनिक्स आश्रम में रहने लगी। उनकी संगत में रहने से उनको बोलने का इतना अभ्यास हो गया जिससे भारतवर्ष में वापस आने पर गांधी जी से मिलने को आने वाले विदेशी मेहमानों से सामान्य बातचीत कर लेती थी। सन 1930 में जब उनको सत्याग्रह में जेल का दंड दिया गया तो वहाँ उन्होंने अंग्रेजी लिखना व सीखने का भी प्रयत्न किया। इस संबंध में सो लाभू बहन ने, जो उनके साथ जेल में थी, एक संस्मरण में लिखा है, बा को पता चला कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ तो उन्होंने मुझसे अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े पद को पहुँचने के बाद भी मेरे पास बैठकर अंग्रेजी सीखने में उनको न तो हीनता मालूम हुई न शर्म। उन्हें तो एक ही धुन लगी थी कि स्वयं बापू का पता अंग्रेजी में लिख सके। ABCD पर लगातार कई दिन तक मेहनत करने पर भी वे कभी उकताई नहीं। एक ही नाम को 20-25 बार लिखते वे कभी थकी नहीं और न जल्दी जल्दी नए शब्दों या वाक्यों को सीखने की उन्होंने कभी इच्छा की। वे कहा करती, अंग्रेजी आ जाए तो बापू को जो पत्र लिखती हूँ उसका पता तो किसी से न लिखवाना पड़े और उनके पास जो ढेर की ढेर डाक आती है उसमें से मेरा पत्र खुद ही पहचाना जा सके ना। अंग्रेजी पढ़ी हुई न होने पर भी बा कभी कभी बड़ी बड़ी मार्मिक बात बोल देती थी। सन 1922 से 1924 तक जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तो उन्होंने किसी कैदी की खुराक के संबंध में कुछ मांगे पेश की, पर जब सुपरिंटेंडेंट ने उनको नामंजूर कर दिया तो गांधी जी को बुरा लगा और उन्होंने केवल दूध पर ही रहने का निश्चय किया। इस तरह 4 सप्ताह बीत गए और उनका वजन 104 से घटकर 90 पाउंड रह गया। जब बा के साथ परिवार के कुछ लोग उनसे मिलने गए और यह सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने आग्रह किया कि वे इस प्रयोग को छोड़कर फल लेने लगे। यह देखकर सुपरिंटेंडेंट ने बा से कहा, मिस्टर गांधी यह जो सब करते हैं उससे मेरा कोई कसूर नहीं है। बा ने जवाब दिया, यस आई नो माई हस्बैंड, ही ऑलवेज मिस्चीफ, अर्थात ठीक है, मैं अपने पति को पहचानती हूँ, उन्हें रोज कुछ न कुछ शरारत ही सूझती है। यद्यपि बा ने मिस्चीफ, शरारत शब्द का प्रयोग अन्य कोई शब्द न आने से ही किया था, पर यदि गहराई से देखा जाए तो वह गांधी जी के चरित्र का बिल्कुल सही चित्रण था। उनका आशय यही था कि गांधी जी कभी चुप बैठने वाले नहीं हैं, न वे कभी खुद चैन से बैठते हैं और न दूसरे को बैठने देते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि प्यार में शरारती कह दिया जाए तो कोई दोष नहीं है। बा के इस उदाहरण से हमारी अन्य महिलाएं बहुत प्रेरणा ले सकती हैं। यहाँ कुछ ही अधिक उम्र हो जाने पर स्त्रियां कहने लगती हैं, अब गृहस्थी के झंझट में लिखना पढ़ना कैसे संभव हो सकता है। वे दिन में कई घंटे व्यर्थ की बातों में खर्च कर देती हैं, पर केवल पढ़ना ही उनको पहाड़ नजर आता है। वास्तव में यह उनकी श्रद्धा और धैर्य की कमी ही होती है, जिससे वे शिक्षा जैसी जीवन की काया पलट करने वाली चीज से वंचित रह जाती है। बा के ऊपर गांधी जी के रहन सहन की व्यवस्था और आश्रम के कितने ही कार्यों का पर्याप्त भार था, तो भी वे पढ़ने लिखने का कुछ समय नियमित रूप से निकाल ही लेती थी। इसका यह परिणाम हुआ कि वे देश और विदेशों के माननीय पुरुषों से बातचीत करने और महात्मा गांधी जैसे महामानव को सहयोग देने योग्य बन गई। अपने गुणों के कारण ही गांधी जी के साथ उन्होंने अपना भी नाम अमर कर लिया। निश्चय ही उनका उदाहरण भारतीय नारियों के लिए अनुकरणीय है।